थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग में कुछ इश्यूज आती है, तो उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है। क्या इश्यूज़ आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल दो थ्रेड्स है T1 और T2, ये दोनों थ्रेड्स कुछ प्रिंट करना चाह रहे हैं। टेक्स्ट एडिटर के दो थ्रेड्स है, एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये दोनों थ्रेड्स कुछ प्रिंट करना चाह रहे हैं। हमारे पास दो प्रिंटर है, ये प्रिंटर, तो ये यहाँ पे सही प्रिंट कर लेंगे। अब सपोज़ यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एक ही प्रिंटर है और ये दोनों थ्रेड्स इस प्रिंटर को शेयर कर रहे हैं। ये वाला थ्रेड भी और ये वाला थ्रेड भी इस प्रिंटर को शेयर कर रहे हैं। अब थ्रेड्स क्या होता है कि एक साथ रन होते हैं, इसका हमारे पास कंट्रोल नहीं होता है। तो ये दोनों एक साथ रन हो रहे हैं और एक ही प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट गलत आ जाएगा, मिक्स्ड आउटपुट आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए ये थ्रेड रन होता है, फिर थोड़ी देर के लिए ये थ्रेड रन होता है, फिर ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती रहती है, तो आउटपुट इसमें गलत आ जाएगा। इसको हम तो ये थ्रेड के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स आती है मल्टी थ्रेडिंग में? ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि दो रीज़न है। हमारे ये दोनों थ्रेड्स पैरेलली रन हो रहे हैं, एक साथ रन हो रहे हैं, और दूसरा ये किसी रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, दोनों थ्रेड्स एक साथ रन हो रहे थे, लेकिन ये रिसोर्स शेयर नहीं कर रहे थे, अलग अलग रिसोर्स था, तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे इश्यू क्यों आ रहा है? क्योंकि रिसोर्स शेयर कर रहे हो। तो जब भी कोई पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है और रिसोर्स शेयरिंग हो रही है, तो उसमें इश्यू आ जाता है। इसको इनकन्सिस्टेंसी कहते हैं। यहाँ पे हमारा आउटपुट गलत आ रहा है, इनकन्सिस्टेंसी। अब इसमें कुछ टर्म समझ लेते हैं। T1 T2 हमारे दो थ्रेड्स है। तो अगर अब ये जो हमारे रिसोर्स है कुछ भी हो सकता है, ये हमारा कोई भी कोड हो सकता है, कोई वेरिएबल शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं। तो जिस कोड को वो शेयर कर रहे हैं दो थ्रेड्स, उसको क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। और अगर बहुत सारे थ्रेड्स किसी कोड को शेयर करें तो इस कंडीशन को रेस कंडीशन कहेंगे। जिस पार्ट को वो एक्सेस कर रहे हैं उस कोड को क्रिटिकल सेक्शन कहेंगे, और इस कंडीशन को रेस कंडीशन। ये हमारा इश्यू है, ठीक है। इश्यू क्या है कि इनकन्सिस्टेंट आउटपुट आ जाएगा, इनकन्सिस्टेंसी हो जाएगी। और इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न मैंने दो रीज़न बताए हैं कि एक तो आपके दोनों थ्रेड्स पैरेलली रन हो रहे हैं, और दूसरा इश्यू क्या है कि ये आपका रिसोर्स शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों रीजंस की वजह से इनकन्सिस्टेंट आउटपुट आ जाता है। अब इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है। तो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, हम चाहते हैं कि एक बार में सिर्फ एक ही थ्रेड क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करे। मान लो बहुत सारे थ्रेड्स हमारे क्रिएट हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि ये थ्रेड एक बार में सिर्फ एक थ्रेड इस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करे, तो उसको थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन में हम सिर्फ एक ही थ्रेड हमारा किसी क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करेगा। कैसे किया जाता है? इसके लिए हमें लॉक यूज़ करते हैं, या फिर इसको मॉनिटर भी कहते हैं, सेमाफोर भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्रिटिकल सेक्शन से पहले हम एक लॉक रख देते हैं। जो भी थ्रेड पहले आएगा इन तीनों में से, सपोज T1 पहले आया तो वो लॉक एक्वायर कर लेता है। अब जिसके पास लॉक होगा सिर्फ वही वाला इस क्रिटिकल सेक्शन को रन करेगा। बाकी टू क्या है, ब्लॉक्ड स्टेट में आ जाएंगे। लाइफ साइकिल ऑफ ए थ्रेड में हमने देखा था ब्लॉक्ड स्टेट में आ जाएंगे, ये दोनों रन नहीं हो सकते हैं। फिर जब वो क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट कर लेगा T1, तो वो लॉक को रिलीज़ कर देगा। रिलीज़ करने के बाद T2 और T3 में से जिसने पहले लॉक एक्वायर किया फिर वो रन होगा। तो अब इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बार में दो थ्रेड लॉक एक्वायर कर ले, वो पॉसिबल नहीं है। एक बार में सिर्फ एक थ्रेड लॉक एक्वायर करेगा, तो जिसके पास लॉक है वो क्रिटिकल सेक्शन को रन करेगा, बाकी दो क्या करेंगे, वेट करेंगे। तो इस तरीके से थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है, ठीक है। तो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्या है और इसको कैसे किया जाता है, ये दोनों पॉइंट देख लिया हमने। जावा में अब थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन की डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। मीन्स थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन मीन्स टू अलाउ ओनली वन थ्रेड टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम। तो कोई भी एक थ्रेड जो है किसी रिसोर्स को एक्सेस कर पा रहा होगा। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्यों किया जाता है? ताकि हम इनकन्सिस्टेंसी को अवॉइड कर सकें। कैसे करते हैं थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन? सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगा के, दो तरीके होते हैं जावा में, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड या सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। तो हमें बस सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड ये लिखना होता है, बाकी सारा इम्प्लीमेंटेशन अपने आप हो जाता है। हमें लॉक नहीं लगाना, ये नहीं करना, कुछ नहीं करना हमें, बस ये सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। इसका एग्जाम्पल देखेंगे आगे। अब जो हमारा प्रोग्राम में क्या एग्जाम्पल रहेगा वो देख लेते हैं। एक हमने टास्क क्लास बनाई है। थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं? एक टास्क क्लास रहती है, थ्रेड क्लास रहती है और डेमो क्लास रहती है। टास्क क्लास के अंदर हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो थ्रेड से परफॉर्म कराना है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल भी क्रिएट किया है x। तो ये फंक्शन इस x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है 10 बार। एक लूप चलाया है, इसके अंदर ये x को 10 बार इंक्रीमेंट कर रहा है। थ्रेड 1 क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, थ्रेड क्रिएट करते हैं।
फिर वो थ्रेड क्रिएट हो जाता है, तो वो थ्रेड क्रिएट होने के बाद क्या करता है, इस टास्क क्लास के फंक्शन को कॉल करता है। तो ये ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन कॉल करेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, इस टास्क क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो थ्रेड से हम क्या करते हैं, टास्क क्लास के ऑब्जेक्ट को रन करवाते हैं। डेमो के अंदर हम 3 ऑब्जेक्ट बनाते हैं, टास्क क्लास का ऑब्जेक्ट, थ्रेड 1 का ऑब्जेक्ट और थ्रेड 2 का ऑब्जेक्ट। थ्रेड 1 के मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है। तो इसी थ्रेड के मैं 2 ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मतलब 2 थ्रेड्स क्रिएट होंगे इसी टाइप के। अब टास्क क्लास का ऑब्जेक्ट हम पास कर देते हैं, दोनों थ्रेड्स में हम सेम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम, ये होता है रिसोर्स शेयरिंग का। मान लो अगर मैं टास्क क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाए, मैंने ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। अब इस थ्रेड में मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट पास किया और इस थ्रेड में ये वाला, तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों थ्रेड में अलग अलग ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। ऐसे भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, दोनों थ्रेड में सेम ऑब्जेक्ट पास किया है। अब मैं अगर दोनों थ्रेड में अलग अलग ऑब्जेक्ट पास करूँगा तो इसमें क्या होगा, रिसोर्स शेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो जो हमारा ये थ्रेड 1 क्यों लिखा है इसमें मैंने, क्योंकि थ्रेड 1 क्लास का थ्रेड है। तो एक थ्रेड हमने ये क्रिएट किया है, एक थ्रेड 2 अलग अलग थ्रेड क्रिएट किए हैं, और इसमें अगर मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, टास्क के अलग अलग ऑब्जेक्ट पास किए हैं, तो इसमें रिसोर्स शेयरिंग नहीं हो रही है। ये एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा है, ये भी एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा है। अगर मैं सेम दोनों थ्रेड में, ये थ्रेड पहला थ्रेड है, ये दूसरा थ्रेड है, थ्रेड 1 क्लास के थ्रेड है, इसलिए मैंने थ्रेड 1 लिखा है। अगर दोनों थ्रेड्स में मैंने टास्क क्लास का सेम ऑब्जेक्ट पास किया है, तो ये रिसोर्स शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे दोनों जो है एक ही वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसोर्स शेयरिंग नहीं हो रही है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो टास्क क्लास का ये पर्पज़ रहता है, हम एक ही ऑब्जेक्ट पास करते हैं। फिर जो ये हमारे लिए क्रिटिकल सेक्शन हो जाएगा, ये x++ क्या है, इस बार में एक फंक्शन क्रिएट किया है जो x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है 10 टाइम्स, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे x++ लिखा है, ये हमारे लिए क्रिटिकल सेक्शन हो जाएगा। अब जो मेरा प्रोग्राम होगा उसमें ये हम कर रहे हैं, 2 थ्रेड्स क्रिएट कर रहे हैं, वो दोनों थ्रेड में क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं 10 टाइम्स। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट आना चाहिए 20, है ना। तो सपोज़ ये मैंने CPU साइकिल्स के बारे में बताया था। अब ये थ्रेड 1 एक साइकिल के लिए रन हुआ, फिर नेक्स्ट साइकिल में थ्रेड 1 रन हुआ, फिर थ्रेड 2, फिर थ्रेड 1, थ्रेड 2, इस तरीके से। अब साइकिल्स मतलब अब एक साइकिल में ये थ्रेड जो है लूप रन कर रहा है, ठीक है। ये थ्रेड 1 और थ्रेड 2 लूप रन कर रहे हैं, फॉर लूप 10 टाइम्स। अब एक साइकिल में ये फॉर लूप कितनी बार चल सकता है, हमें नहीं पता है, कितनी भी बार चल सकता है। तो सपोज़ ये वाला थ्रेड जो है फॉर लूप 5 बार भी चला सकता है एक साइकिल में, या फिर एक साइकिल में फॉर लूप 2 बार चल सकता है, ओके, वो हमें नहीं पता है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे कि एक साइकिल में ये सिर्फ एक बार लूप चलाएगा, फिर नेक्स्ट साइकिल में एक बार लूप चलाएगा, नेक्स्ट साइकिल में एक बार लूप चलाएगा, सारे थ्रेड, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारा क्या आउटपुट आएगा, तो इसने एक बार लूप चलाया, x की वैल्यू 1 कर देगा। स्टार्टिंग में x की वैल्यू 0 थी और एक बार लूप चला के x की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी, फिर यहाँ पे x की वैल्यू 2 कर दी, ये x की वैल्यू को 3 कर देगा। दोनों जो है सेम x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारे पास सेम वो रहेगा, ठीक है। T2 इसकी वैल्यू 3 कर देगा, फिर T1 इसकी वैल्यू 4 कर देगा, 5, 6, आउटपुट आना चाहिए 20। लेकिन इसका आउटपुट 20 नहीं आता है, तो अनएक्सपेक्टेड रहता है, 20 से कम भी आ सकता है। इसको मैं रन करा के दिखा देता हूँ। ऑलरेडी मैंने कंपाइल किया है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू 19 आ गई, ठीक है, 20 नहीं आई है। इस बार 18 आ गई, फिर 20 आ गई। तो इस तरीके से इसका आउटपुट चेंज होता रहता है, अनएक्सपेक्टेड रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब हमने x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं x++, ठीक है, तो इसमें हम ये नॉन एटॉमिक ऑपरेशन रहता है। नॉन एटॉमिक मतलब, एटॉमिक मतलब होता है अनब्रेकेबल, एटम सबसे छोटा पार्ट होता है, वो अनब्रेकेबल होता है। लेकिन ये हमारा नॉन एटॉमिक ऑपरेशन है, मतलब ये 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये तो सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, वैसे बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होता है, जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, राइट, वो 4-5 फेजेस होते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू को रीड करता है, उसके बाद x की वैल्यू को मॉडिफाई करेगा, फिर x की वैल्यू को राइट करेगा, मतलब x की वैल्यू सेव करेगा। ये 3 स्टेप में परफॉर्म होता है। अब थ्रेड जो है ये क्या कर रहा है, इस x++ को इंक्रीमेंट कर रहा है, x को इंक्रीमेंट कर रहा है, तो थ्रेड 1 ये तीनों स्टेप परफॉर्म करेगा और थ्रेड 2 भी ये तीनों स्टेप परफॉर्म करेगा, ओके। अब इसका आउटपुट गलत क्यों आ रहा है वो समझते हैं। मान लो थ्रेड 1 रन हुआ, उसके बाद थ्रेड 2 रन हुआ, थ्रेड 2 रन हुआ, थ्रेड 2, थ्रेड 1 ये रन हो रहे हैं।
थ्रेड 1 क्या करेगा, थ्रेड 1 रन होगा तो 3 स्टेप परफॉर्म करने हैं। पहले वो x की वैल्यू को रीड करेगा, उसने 0 रीड करी, फिर x की वैल्यू को मॉडिफाई करेगा 1, फिर थ्रेड 2 आएगा तो x की वैल्यू रीड करेगा 1, उसको मॉडिफाई करेगा 2, फिर ये 2 से मॉडिफाई करेगा 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज x ने तो ये थ्रेड 1 जो है, थ्रेड 1 ने 3 स्टेप परफॉर्म करने हैं ये वाले। अब सपोज थ्रेड 1 रन हो रहा था, उसने x की वैल्यू 0 रीड करी और 0 रीड करते ही वो कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, ये दोनों स्टेप उसने परफॉर्म नहीं करे। x की वैल्यू 0 रीड करने के बाद वो कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, थ्रेड 2 आया, थ्रेड 2 ने क्या किया, फिर से x की वैल्यू 0 रीड करी और उसको इंक्रीमेंट कर दिया 1, ठीक है। तो थ्रेड 2 ने तीनों स्टेप परफॉर्म किए। फिर से थ्रेड 2 आया, थ्रेड 2 क्या करेगा, x की वैल्यू 1 रीड करेगा, उसको मॉडिफाई कर देगा 2, ठीक है। तो थ्रेड 2 ने तीनों स्टेप परफॉर्म किए। फिर थ्रेड 2 फिर से आया तो वो क्या करेगा, तीनों स्टेप परफॉर्म करेगा, x की वैल्यू 2 रीड करके उसको 3 मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे सारे स्टेप परफॉर्म हो रहे हैं। अब मान लो फिर से थ्रेड 1 आया तो थ्रेड 1 यहाँ पे से रिज्यूम होगा। थ्रेड 1 ने x की वैल्यू 0 रीड की थी तो अब ये थ्रेड 1 यहाँ से रिज्यूम होगा। अब वो x की वैल्यू को मॉडिफाई करेगा 1 से 2 और x की वैल्यू राइट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे उसने x की वैल्यू 3 रीड करनी चाहिए थी, x की लास्ट वैल्यू 3 थी, लेकिन वो ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच हो चुका था तो वो ऑलरेडी पुरानी वैल्यू यूज़ कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये तीनों जो हमने अपडेट किया है ये वेस्ट हो गया है, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं रहा, ठीक है, ये अपडेट नहीं हो पाया। तो इसके बाद क्या होगा, इसमें आउटपुट क्या आएगा, इसमें ये तीनों आपका वेस्ट चला गया है, ठीक है। इसके बाद T2 17 टाइम्स और चलेगा, 7 बार और चलेगा। तो जो आपकी फाइनल वैल्यू आएगी उसमें इन तीनों का इफेक्ट नहीं आएगा T2 का, तो फाइनल वैल्यू हमारी 17 आएगी, ठीक है। इस केस में फाइनल वैल्यू 17 आएगी, ओके। तो इसलिए हमारा आउटपुट गलत आ रहा है, कभी 18 आ सकता है, कभी 17 आ सकता है। अब इसमें x की मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, ठीक है। इसमें x की मिनिमम वैल्यू देखते हैं। मान लो T1 रन हुआ, T1 ने x की वैल्यू 0 रीड करी, उसके बाद ये कॉन्टेक्ट स्विच हो गया यहीं पे। फिर T2 रन हुआ, अब इस बार मान लो T2 10 बार रन हुआ। T2 कितने बार रन हो सकता है, 10 बार रन हो सकता है, T1 भी 10 बार रन हो सकता है। T2 10 बार रन हुआ तो इसने x की वैल्यू 1 से लेके 10 कर देगा। उसके बाद जब T1 आया, T1 यहीं से रिज्यूम करेगा, उसने जो x की लास्ट वाली वैल्यू रीड की थी वो वहीं से रिज्यूम करेगा। T1 आने के बाद ये क्या करेगा, x की वैल्यू 0 से रीड करेगा और T1 10 बार चलेगा, है ना, T1 भी 10 बार चलेगा तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये जितने अपडेट्स हुए थे ये फेल हो गए, T2 जितनी बार रन हुआ था इसका कोई इफेक्ट ही नहीं रहा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू x की 10 आ जाएगी। तो x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ आ सकती है, x की पॉसिबल वैल्यूज़ देख लेते हैं। मान लो T1 रन हुआ है, इसने x की वैल्यू 0 रीड करी, फिर कॉन्टेक्ट स्विच हो गया। फिर T2 एक बार रन हुआ, उसके बाद T1 आ गया। इसके बाद बाकी सारे ऑपरेशंस मान लो करेक्ट है, सिर्फ यहाँ पे एक दिक्कत हुई थी, कॉन्टेक्ट स्विचिंग गलत टाइम पे हो गया था, तो यहाँ पे ये वाला अपडेट फेल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 19 आ जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे T2 2 बार रन होता है बीच में, ठीक है, 2 बार रन होगा तो x की 2 वैल्यूज़ कम आ जाएगी 19। T2 3 बार रन है यहाँ पे तो x की वैल्यू 17। तो इस तरीके से हमारे पास पॉसिबल आउटपुट्स क्या आ जाएंगे 10 से लेकर 20 तक, ओके। मिनिमम वैल्यू x की 10 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 20, ये करेक्ट आउटपुट 20 होना चाहिए, इसके बीच में सारी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है, ओके। तो ये थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का ये एग्जांपल है। यहाँ पे हमारा क्रिटिकल सेक्शन क्या है, ये x++, जहाँ पे हम x की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और इसमें क्या इशू आ रहा है कि 2 थ्रेड्स इस x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, दोनों शेयर कर रहे हैं इसको, तो आउटपुट गलत आ सकता है। इसका कोड देख लेते हैं, कोड हमें कैसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले टास्क क्लास हम क्रिएट करेंगे, उसके अंदर इस बार मैंने एक x वेरिएबल क्रिएट किया है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम x की वैल्यू इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। रन फंक्शन होता है इसके अंदर, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। टास्क क्लास के अंदर एक फंक्शन आपको क्रिएट करना है, ये क्या कर रहा है, x की वैल्यू को 10 बार इंक्रीमेंट कर रहा है। उसके बाद हमने x की वैल्यू प्रिंट कर दी है। फिर हमने थ्रेड क्लास क्रिएट की है, तो थ्रेड क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, thread1 extend thread। इसके अंदर सबसे पहले स्टेप क्या होता है, हम 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट, टास्क क्लास का ऑब्जेक्ट। फिर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, इसके अंदर हम इनिशियलाइज़ करते हैं टास्क को, और फिर हम थ्रेड को क्रिएट करते हैं। थ्रेड को कैसे क्रिएट करेंगे, पहले हम थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद हम दूसरा स्टार्ट फंक्शन कॉल करेंगे। थ्रेड क्रिएट हो गया। थ्रेड क्रिएट होने के बाद रन फंक्शन कॉल होता है।
रन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, टास्क क्लास का रन फंक्शन कॉल किया है, ठीक है। तो ये थ्रेड क्लास के अंदर जो फंक्शन होगा इसका नाम हमेशा रन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो टास्क क्लास के अंदर फंक्शन होगा उसका नाम कुछ और हो सकता है, उसका नाम ज़रूरी नहीं है कि रन हो। रन क्यों होना चाहिए इसका नाम, क्योंकि जब हम थ्रेड को स्टार्ट करते हैं तो वो सबसे पहले रन फंक्शन कॉल करता है, तो वो रन फंक्शन होना चाहिए आपके पास। ये हमारा थ्रेड क्रिएट हो गया है। अब ये मैंने काटा है यहाँ पे, इसका क्या पर्पज़ है कि ये अभी बताता हूँ, सिंक्रोनाइजेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया है। डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, टास्क क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। थ्रेड के मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं और दोनों के अंदर हमने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट को पास किया। फिर नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका टास्क क्लास के अंदर एक वेरिएबल है एक्स। थ्रेड 1 के मैंने 2 डेमो के अंदर मैंने क्या किया है, टास्क क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, थ्रेड 1 का ऑब्जेक्ट बनाया है, थ्रेड 2 का, और ये टास्क क्लास का ऑब्जेक्ट दोनों में पास किया। थ्रेड टास्क क्लास का ऑब्जेक्ट दोनों में पास किया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके बाद थ्रेड 1 का हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाया है, थ्रेड 1 और टास्क क्लास का हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो दोनों में सेम ऑब्जेक्ट पास किया है। थ्रेड 1 का 2 ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करें तो यहाँ पे क्या होगा, थ्रेड के दो थ्रेड्स क्रिएट होंगे, ठीक है। इसके नीचे आ जाते हैं। थ्रेड 1 जब हमने क्रिएट किया है तो ये थ्रेड 1 हमारा क्रिएट हुआ है और ये भी हमारा दूसरा थ्रेड क्रिएट हुआ है। दोनों थ्रेड क्या कर रहे हैं, टास्क क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो आउटपुट गलत आ जाएगा क्योंकि हमारा ये क्रिटिकल सेक्शन हो गया, एक्स प्लस प्लस हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, दोनों इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो आउटपुट गलत हो जाएगा। इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंक्रोनाइजेशन यूज़ करेंगे, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। तो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन में क्या होगा, एक्स प्लस प्लस हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, इससे पहले हमारा एक लॉक लग जाएगा, ठीक है। फिर जब ये दोनों थ्रेड्स आ रहे हैं T1 और T2, तो जो पहले थ्रेड आएगा वो लॉक को एक्वायर करेगा, एक्स की वैल्यू मॉडिफाई करेगा और फिर लॉक को रिलीज़ कर देगा, ठीक है। फिर लॉक रिलीज होने के बाद दूसरा थ्रेड आएगा, लॉक को एक्वायर करेगा, उसको रिलीज़ कर देगा। तो इस तरीके से एक्स को सिर्फ एक बार में एक ही थ्रेड एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है। तो जब एक थ्रेड इसको एक्सेस करेगा तो वो इसके तीनों स्टेप परफॉर्म करेगा, है ना। हमने देखा था कि ये एटॉमिक ऑपरेशन नहीं था, पहले वो रीड राइट और उसके बाद क्या होता है तीसरा स्टेप, रीड मॉडिफाई और राइट, ठीक है। तो जो पहला थ्रेड है, पहला थ्रेड आपका तीनों स्टेप परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब मान लो रीड होने के बाद कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच होने पे थ्रेड 2 रन नहीं होगा क्योंकि थ्रेड 2 के पास लॉक ही नहीं है। तो इसलिए फिर जब थ्रेड 1 वापस आएगा तो थ्रेड 1 इसको कंटिन्यू करेगा। तो एक बार में क्या होगा, थ्रेड 1 तीनों स्टेप परफॉर्म कर पाएगा। जब अगर कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है कहीं पे तो वो थ्रेड 2 रन नहीं होगा क्योंकि थ्रेड 2 के पास लॉक नहीं है। तो इस तरीके से ये इसका आउटपुट सही आ जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं हमें कैसे सिंक्रोनाइजेशन करना है। 2 तरीके होते हैं सिंक्रोनाइजेशन करने के। एक होता है आप सिंक्रोनाइज ब्लॉक लगाओ, तो जहाँ पे हमने रन फंक्शन कॉल किया है, जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन क्या है हमारा, रन फंक्शन। कौन सा फंक्शन, ये वाला, ये क्रिटिकल सेक्शन है। दोनों थ्रेड्स क्या कर रहे हैं, एक्स प्लस प्लस को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्रिटिकल सेक्शन है, थ्रेड 1 भी इसी को रन कर रहा है और थ्रेड 2 भी इसी को रन कर रहा है, दोनों थ्रेड्स इसको रन कर रहे हैं, तो ये क्रिटिकल सेक्शन है। अब जो ये रन फंक्शन मैंने कॉल किया है, इसको सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर रखा है। सिंक्रोनाइज ब्लॉक कहाँ पे है मेरा, नीचे है ये, ठीक है। यहाँ पे जब मैं इसको कॉल करूँगा तो सिंक्रोनाइज लिखूँगा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करूँगा और फिर रन फंक्शन को सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर रखा है। अब क्या होगा, जब जहाँ पे मैंने क्रिटिकल सेक्शन है एक्स प्लस प्लस, इसके पहले एक लॉक लग जाएगा ऑटोमेटिकली और एक बार में सिर्फ एक ही थ्रेड्स इसको एक्सेस कर पाएगा, तो एक्स की इस बार आउटपुट सही आ जाएगा, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन इस तरीके से करना है, सिंपल आपको सिंक्रोनाइज ब्लॉक यूज़ करना है। दूसरा तरीका क्या होता है इसका, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड, ठीक है। तो ये क्रिटिकल सेक्शन है, इस फंक्शन के आगे मैं सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगा सकता हूँ, बस वो ब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा अल्टरनेटिव होता है सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगा दो, फिर ये आपका सिंक्रोनाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, सिंक्रोनाइज होने से क्या होगा, जहाँ पे आपका क्रिटिकल सेक्शन है उस सेक्शन को सिर्फ एक ही थ्रेड एक बार में एक्सेस कर पाएगा। अगर दोनों थ्रेड्स एक साथ एक्सेस कर रहे हैं तो आउटपुट गलत आ रहा है। तो एक बार में सिर्फ एक थ्रेड इसको एक्सेस करेगा, वो सारा इंटरनली हो रहा है,
कैसे हो रहा है, यहाँ पे एक लॉक आ जाएगा, इसके बाद लॉक रिलीज़ आ जाएगा। तो जिसके पास लॉक है वो उसको रन करेगा, जिसके पास फिर वो रिलीज़ कर देगा। फिर दूसरा थ्रेड आएगा, लॉक को एक्वायर करेगा, उसको रिलीज़ कर देगा। तो इस तरीके से थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन होगा। 2 तरीके होते हैं, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड और नीचे हमने देखा है सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक।